प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अति के कब्जे वाली जमीन पर तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। एक 120 की स्पीड से ट्रक में घुसी बोलेरो, 6 मौतें। बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था परिवार, रास्ते में हादसा, कटर से गाड़ी काटकर निकाले गए शव। बाधा हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश। मुख्तार पर सुनवाई आज, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। तीन दिन में और तेजी से बढ़े टमाटर के दाम, 140 रुपए के पार पहुंचे दाम। पहाड़ी मंडियों से टमाटर आना हुआ बंद। लखनऊ अयोध्या में सुबह से बारिश, 36 जिलों में अलर्ट। बांदा में 96.3 मिलीमीटर बरसात, 48 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश से है नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के पहले सपा का नया दावा। आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है सपा। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है सपा। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेगी सपा। बीजेपी को लोकसभा वार घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। रिपोर्ट कार्ड के लिए हर जिले में नेताओं को मिली है जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी यहां पर पूरी तैयारी में नजर आ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेगी समाजवादी पार्टी, जिसकी तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? समाजवादी पार्टी बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही। बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो खबर आ रही है वो एक तरह से बीजेपी की जो कमजोर कड़ी है उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। यानी कि जो सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी और जिस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए गए हैं, खासकर समाज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, वहां की नाकामियों को कहीं न कहीं एक तरह से लिस्ट बनाएगी। इसको लेकर सभी मंडल और जिला अध्यक्षों को इसका जिम्मेदारी दी गई है। ये तकरीबन 2 से 3 महीने तक इस पर रिपोर्ट बनाने की जो तैयारियां हैं, जो जिम्मेदारी है, उस पर निभाएंगे। इसके बाद ही जनसभाओं को दौर चलेगा। यानी कि समाजवादी पार्टी एक नई पहल करने जा रही है, खासकर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। उन क्षेत्र में जहां पे बीजेपी कमजोर है, कमजोर कड़ी है, या बीजेपी के सांसदों द्वारा काम नहीं किया गया, जो वादे किए गए थे, तकरीबन 9 साल हो गए बीजेपी के केंद्र में सरकार होते हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया, खासकर बीजेपी के सांसदों द्वारा, उनकी कड़ी को एक तरह से जोड़ेगी और इसके जरिए फिर जनता के सामने उस बात को रखेगी। इसको लेकर शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव या फिर रामगोपाल यादव, ऐसे जो लीडर हैं, खासकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कहीं न कहीं एक तरह से जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे कि इनके कार्यकाल में इस तरह के विकास नहीं हुए हैं, तो आप एक उम्मीद बीजेपी यानी कि बीजेपी के साथ छोड़ दीजिए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ उम्मीद जताइए और काम जमीनी स्तर पर करेगी। तो एक तरह से कहीं न कहीं इसके जरिए समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जब इस तरह की रिपोर्ट जब तैयार करेगी तो उसमें कहीं न कहीं जनता के बीच भी रखेगी और जनता के सामने जब रूबरू कराएगी, जनता भी उसके बारे में जानेंगे कि क्या-क्या चीजें हुई है, क्या-क्या हमारे अंदर कमियां रही है, खासकर उस क्षेत्र में उसको पूर्ति करने के लिए किस तरह से कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल जो अभी की खबर है
समाजवादी पार्टी की तरफ से वो यही है कि उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है, न केवल बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में, बल्कि जितने भी 64 से 65 सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए हैं, यानी कि सांसद हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार कर दी है। इसके अलावा 80 सीटों पर भी एक समीकरण बनाने की भी कवायद है। अपने भी जहाँ पे इनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वहाँ की भी रिपोर्ट है, और जो भी अलग-अलग दलों की जो एक तरह से सांसद है, वहाँ की भी रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी आधार पर समीकरण तैयार करेगी, फिर उम्मीदवारों का चयन होगा। मतलब जैसा कि पहले से जानकारी है कि उम्मीदवारों को चयन से पहले भी के तमाम पक्षों को देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के ज़रिए से, और उसके बाद उम्मीदवारों को चयन होगा। या जाति समीकरण की बात हो, या फिर स्थानीय मुद्दों की बात हो, या फिर उनकी पॉपुलैरिटी की बात हो, यानी कि जो नेता जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे उम्मीदवारों के चयन के रूप में देखा जाए, उस पर भी समाजवादी पार्टी द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है। जी। बिल्कुल लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, बीजेपी भी लगातार इस पर काम कर रही है और समाजवादी भी अब इस पर काम करने जा रही है, तो इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है? सतीश, जी, जी। इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, बीजेपी भी कहीं ना कहीं 9 साल जो प्रधानमंत्री के हैं उनको गिना रही है, जन जन तक पहुंचा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये जो इन्होंने एक रणनीति बनाई है, ये कितनी काम कर सकती है? देखिए, रणनीति के तौर पे सभी पार्टियाँ अपने स्तर पे रणनीति बनाती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही अगर आप देखें कि एक तरह से बीजेपी द्वारा 9 साल के कार्यकाल को जनता तक रख रहे, इसके लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इसमें न केवल केंद्रीय स्तर की, बल्कि प्रदेश स्तर के सभी नेता जाकर एक तरह से हर क्षेत्र में जाकर इनकी उपलब्धियों को, यानी कि खासकर अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उपलब्धियों के बीच में क्या कुछ कमियाँ रही है, इनके द्वारा जो वादे किए गए थे वो कैसे पूरे नहीं हुए, और क्या कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इसका कहीं न कहीं बड़ा असर देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि आप देखें कि जो विपक्ष जिस तरह से एक हो रहा है, उसमें अलग-अलग मुद्दों को लेकर जब ये कह रहा है विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी को किसी न किसी तरह हराना है, तो वो समीकरण क्या होंगे? हराने के समीकरण क्या होंगे? इस पर भी एक तरह से देखने वाली बात होगी। और ये मुहिम जो सांसदों की रिपोर्ट तैयार करने की बात है, उसी में से एक मुहिम की एक कड़ी है, जिसके ज़रिए कहीं न कहीं जनता के बीच, जनता से रूबरू होने की बात हो समाजवादी पार्टी की है, और उसके साथ जुड़ाव की बात हो, तो वो कहीं न कहीं इस मुहिम के ज़रिए जुड़ेगी और वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी देगी कि इसके ठीक सरकार है ने सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है सपा। और सीधे आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर माफिया की जमीन पर मकान बनवाए गए हैं और लाभार्थियों को चाबी सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके उन स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपने माध्यमों से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है, और वह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर केशव जी बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का कार्यक्रम
सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की स्थिति अच्छा कन्वेंशन सेंटर, और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आते ही महर्षि भारद्वाज का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है, और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार की 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीबों को, और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई छड़ी निकलने वाली है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, मैं ये आवाज को पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि माफियाओं की जमीनों पर अब लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने बताया कि यूपी में अब किस तरीके से विकास हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अबू धाबी और दुबई के लिए 4 फ्लाइटों की शुरुआत की गई है। 12 जुलाई से लखनऊ हवाई अड्डे से होगी शुरुआत। 12 जुलाई को लखनऊ से अबू धाबी की सीधी उड़ान। आपको बता दें कि लखनऊ से प्रतिदिन 17 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें जाएंगी और लखनऊ से अबू धाबी के लिए 18:20 पर फ्लाइटें अबू धाबी से उड़ान भरेंगी और 3:25 पर पहुंचेंगी लखनऊ। दुबई उड़ान 1:30 बजे प्रस्थान करेगी और दुबई लखनऊ उड़ान करीब 10 बजे लखनऊ पहुंचेगी।
और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईएएस ब्रजेश कुमार बने एसीओ ग्रेटर नोएडा। आईएसओ केंद्र यादव अपर सचिव समाज कल्याण बने। विकास प्राधिकरण गाजियाबाद बनाए गए पीसीएस राजेश कुमार, पीसीएस विनीत कुमार सिंह बनाए गए। एडीएम एफआर गोरखपुर पीसीएस संजनी कुमार सिंह बनाए गए हैं। एडीएम सिटी गोरखपुर पीसीएस मंगलेश दुबे बनाए गए। सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर पीसीएस गुलाब चंद्र बनाए गए। एडीएम सिटी मुरादाबाद पीसीएस रणविजय सिंह बनाए गए। एडीएम के गाजियाबाद पीसीएस संजय कुमार एडीएम एफआर जालौन बनाए गए हैं। पीसीएस गुलाब चंद्र एडीएम मुरादाबाद बनाए गए हैं। शोभी काखन एडीएम प्रशासन लखनऊ बनाए गए। सिद्धार्थ सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ बनाए गए। राकेश सिंह एडीएम एफआर लखनऊ बनाए गए हैं। अरुण सिंह एडीएम बाराबंकी बनाए गए हैं। ये तबादले हुए हैं और उसकी जानकारी आपसे साझा करें। पीसीएस रणविजय सिंह बनाए गए हैं एडीएम गाजियाबाद। और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, अब दुबई अबू धाबी के लिए 4 फ्लाइटों की लखनऊ से शुरुआत हो रही है। 12 जुलाई से लखनऊ हवाई अड्डे से होगी शुरुआत। 12 जुलाई को लखनऊ से अबू धाबी की सीधी उड़ान। लखनऊ से प्रतिदिन 17 फ्लाइटें। लखनऊ से अबू धाबी के लिए 18:20 पर जाएगी फ्लाइट। दुबई लखनऊ उड़ान करीब 10:20 पर यह फ्लाइट रात को रवाना होगी। लखनऊ से प्रतिदिन 17 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। 1 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। और थाना राजेपुर के कुतलूपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है। घायलों को सीएससी से जिला अस्पताल कराया गया है भर्ती। एक की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। थाना राजेपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रैक्टर लेके मतलब ये कल जलालाबाद से मूंगफली बेच के अपने घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। ट्रैक्टर आया। टक्कर कहाँ पर हुई है? ये गांव का नाम हमें नहीं पता। कुतलूपुर। हाँ, कुतलूपुर में। किससे हुई टक्कर? ट्रक लगभग 10 बजे टाइम पे हुई थी। ट्रक से। ट्रक। 6 लोग घायल हैं और 6 लोग घायल हैं। 6 लोग डेथ हो गई। 6 लोग घायल हैं। पंचनामा भर दिया पुलिस ने? पंचनामा पुलिस ने भर दिया। और आपको मध्य प्रदेश के खरगोन ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक बार मेरे साथ प्रेम से और माता की, अरे ऐसी आवाज कि दिल्ली तक पहुंच जाए और मोदी जी 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संकल्प भी प्रकट हो जाए। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा सौभाग्य है आज खरगोन की धरती पर वे पधारे हैं। हमारे मार्गदर्शक,
जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है, आदरणीय जेपी नड्डा जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का, और जोर से खरगोन की तालियां आज गूंज जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के गौरव और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, भाई गजेंद्र सिंह पटेल जी सांसद हमारे, बहन कविता जी, छतर सिंह जी, ज्ञानेश्वर जी, सुमेर सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रभारी मंत्री कमल जी, विजय जी। अब चूंकि भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों और विशेषकर लाडली बहनाओं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज नड्डा जी खरगोन की इस पवित्र धरती पर आए हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों जब खरगोन आया था, तब खरगोन की जनता ने कुछ मांगे की थी। एक मांग थी कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। बताओ थी कि नहीं थी? अरे जोर से बोल के बताओ, थी कि नहीं थी? तो आज मैं खाली हाथ नहीं आया, खरगोन को मेडिकल कॉलेज लेके आया। इस पे एक बार फिर जोर से ताली बजाओ। कांग्रेस ने खरगोन के साथ अन्याय किया था। बताओ तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छीना था कि नहीं छीना था? जरा जोर से बताओ, छीना था कि नहीं छीना था? वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाके देती है खरगोन। और खरगोन से इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनसभा को संबोधित कर रहे शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, शिवराज जी बता रहे हैं हमने 7 लाख मकान सैंक्शन कर दिए हैं। सैंक्शन। ये है बदलता मध्य प्रदेश, ये है बदलता भारत। एक तरफ हम थे, एक मकान एक पंचायत में, आज 4 करोड़, आज 7 लाख मकान, 38 लाख बन चुके हैं। 38 लाख बन चुके हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, हमारी बहनें बैठी हैं, आप बताइए, कोरोना में मोदी जी ने लॉकडाउन के समय आपके खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए थे कि नहीं पहुंचाए थे? पहुंचाए थे कि नहीं पहुंचाए थे? न बीच में डाकिया, न बीच में बिचौलिया, न बैंक, न पोस्ट ऑफिस, कोई बीच में नहीं। वहां मोदी जी और यहां आपका खाता, और खाते में 500 रुपए। ये काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के गैस का कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन, 9 करोड़ 10,000 लोगों को, 9 करोड़ 10 लाख लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया तो मोदी जी ने किया। हर घर जल, हर घर जल। मुझे याद है, बहनें 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाया करती थी, 3-3 किलोमीटर गर्मियों में, और आज घर में नलका खोलो, पानी निकालो, इसका काम किया गया। अगर हम इज्जत घर की बात करें तो 11 करोड़ इज्जत घर बने हैं स्वच्छता अभियान में, 11 करोड़, और मध्य प्रदेश में 73 लाख घर बने। आप समझो। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ विकास मध्य प्रदेश के लिए किया है, इसका जिक्र जेपी नड्डा करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का विकास जो है वो लगातार किया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।